गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित हो। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारा बिल्ली का बिलंगोड़ा यहाँ पाठ हो गया है और अभी हमारा तीसरा पाठ जो है कबीर, ये पूरक पठन के रूप में है और ये ओमिट कर दिया गया है। ओके, और हमारी तीसरी कविता और चौथा पाठ जो है वो मैं तुम्हें अभी सिखाने वाली नहीं, क्योंकि अभी यूनिट टेस्ट के लिए एक कविता, एक पूरक पठन और एक पाठ चाहिए। तो एक कविता चांदनी रात हो गई है, उसके बाद बिल्ली का बिलंगुड़ा, और अभी ये सखी, ये पूरक पठन के रूप में काव्य है, कविता है, उसे मैं तुम्हें आज पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, तो तुम्हारे यूनिट टेस्ट के लिए चांदनी रात, बिल्ली का बिलंगुड़ा और ये सखी, ये पूरक पठन रहेगा। ओके, अभी देखो ये हमारा छठवां पूरक पठन है, ए सखी। हाँ, और इस कविता के जो कवि है अमीर खुसरो। अब ये अमीर खुसरो जी हैं, उनका जन्म 1253 में पटियाला उत्तर प्रदेश में एक जगह है वहाँ पे हो गया है, और उनकी मृत्यु जो है वो 1325 में हो गई है। अबुल हसन अमीरुद्दीन खुसरो जनसाधारण में अमीर खुसरो के नाम से प्रसिद्ध है। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी पहेलियाँ लिखी है, और मुकरिया जो है, जो पहेलियों का एक भाग है, एक रूप है, उन्हें भी उसने लिखा है। देखो, दिल्ली के निकट रहने वाले अमीर खुसरो एक कवि, शायर, गायक और संगीतकार भी थी, और उनका परिवार राज दरबार से संबंधित था। अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का शासन देखा था। ओके, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, या उनकी बड़ी खासियत यह है कि ये प्रथम मुसलमान कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। और इतना ही नहीं, तो उसे हिंद का तोता भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ देखो, कम उम्र के कवि के कारण वो प्रसिद्ध थे। 20 वर्ष के उम्र में उन्होंने क्या किया है, कविताएं लिखी है, और उनमें उनका बुद्धि चातुर्य जो है वो दिखाई देता है। तो यहाँ पे उन्होंने देखो ऐसे ए सखी, एक मुकरिया यहाँ पे पेश की है, पहले की जैसी एक मुकरिया जो है उसे हमारे सामने पेश किया है। देखो, पद्य संबंधी में कवि हमसे क्या कहते हैं, यह मुकरिया, अभी मुकरना तुम्हें पता होगा ना, इनकार करना। हमें अपने वादे से कभी मुकरना नहीं चाहिए, इनकी इनकार नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये मुकरिया है। यह लोक प्रचलित पहेलियों का एक रूप है जिसका लक्ष्य मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की परीक्षा लेना होता है। यानी कि हम उसे पूछते, चलो मुझे तुम बताओ, मैं तुम्हें ऐसा बोल रही हूँ, तो सामने वाला गेस करता है, सामने वाला सोचता है और अपनी तरीके से उत्तर देता है। यानी कि सोचने के लिए वो मजबूर होता है कि क्या होगा, और इस कारण उसका जो वैचारिक, उसकी शक्ति जो रहती है वो बढ़ जाती है, और बुद्धि का प्रयोग वो करता है। इसके लिए बुद्धि चातुर्य यहाँ पे कहा गया है। हाँ, उसकी परीक्षा लेना होता है। यानी कि मनोरंजन तो होता ही है, लेकिन साथ साथ हमें सोचने के लिए मजबूर करने वाली ये पहेलियाँ होती है। उदाहरण के तौर पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि देखो, 1955 में स्त्री 420, ये राजकुमार की फिल्म जो थी, उस फिल्म में ना मेरे ख्याल से मधुबाला और नरगिस दोनों में से कोई एक नायिका थी, और नायिका बच्चों को इस पहेलियों के रूप से वो सिखा रही थी। गीत के माध्यम से वो बोल रही थी, पहेलियाँ बच्चों को, विद्यार्थियों के सामने पेश कर रही थी, और विद्यार्थी उसका जवाब देते थे। शायद तुमने वो गीत सुना होगा। देखो, वो गीत इस तरह से है, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, ईचक दाना, ईचक दाना बीचक दाना, दाने ऊपर दाना, ईचक दाना। और फिर वो बच्चों से पूछती है, बोलो बोलो क्या है, तो वो कहते हैं अनार। अनार के बहुत सारे दाने होते हैं, और इसके लिए उन्होंने अनार कहाँ है। फिर आगे वो कहती है, छोटी सी छोकरी लाल बाई नाम है, पहने वो घाघरा 1 पैसा दाम है,
में सबके आग लगाए आता है रुलाना ये चकदाना, मुंह में सबके आग लगाए आता है रुलाना ये चकदाना। और फिर अपने बच्चों से पूछती है कि बोलो बोलो क्या है ये, फिर बच्चे बोलते हैं मिर्ची। ओके, इस तरह से ये पहेलियाँ गीत के रूप में है। हाँ, तो कभी कभी हम अंग्रेजी में उसे रिडल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई हेड इज़ माई टेल इज़ माई हेड, यू आर इन द मिडल, वॉट इज़ द रिडल एंड हु आई एम देन। हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन है कि मेरी पूछ मेरा माथा है, मेरे माथा मेरी पूछ है, और यू आर ये मेरे मिडल का अक्षर है, तो मैं कौन हूँ। तो उसका आंसर है चर्च। चर्च की स्पेलिंग क्या है, CHURCH। हाँ, इसलिए ऐसा कहा जाता है। या हिंदी में दूसरा भी ऐसे एक हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं, पैसे मांगता है पर भिखारी नहीं, खाकी वर्दी पहनता है पर पुलिस नहीं, घंटी बजाता है पर पुजारी नहीं, और सफ़र करता है पर यात्री नहीं, कौन हो सकता है। अभी शायद तुम लोग आंसर दे सकते हो, लेकिन अभी हमारी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, तो मैं ही तुम्हें बता देती हूँ कि कौन है। ये कंडक्टर है, जो पैसे मांगते हैं लेकिन भिखारी तो है नहीं, खाकी वर्दी पहनते हैं लेकिन पुलिस नहीं है, घंटी बजाते हैं, यानी कि बस शुरू करनी है या किसी को उतरना है चढ़ना है तो वो घंटी बजा देता है लेकिन वो पुजारी नहीं है, और रोज़ का सफ़र करता है लेकिन वो यात्री नहीं है। तो इस तरीके से ये पहेलियाँ होती है, और इसलिए उन्होंने कहा है कि ये बुद्धि चातुर्य जिसके पास ज़्यादा होता है वो उसका सही आंसर दे सकता है, क्योंकि हमें सिमिलर लगता है ये आंसर शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमीर खुसरो ने इन मुकरियों के माध्यम से अपनी विशेष शैली में पहेलियाँ एवं उनके उत्तर दिए हैं। अभी देखो यहाँ पे उन्होंने ये सखी, तुम्हें पता है कि दो सखियाँ अगर मिलती है तो क्या करती है, बहुत बातचीत करती है। तो यहाँ पर एक नायिका है, प्रमुख नायिका है और उसकी सहेली है, और ये प्रमुख नायिका जो है वो इस तरह से पहेलियों को पेश करती है कि सामने वाली जो सखी है उसे हमेशा यही लगता है कि ये उसका साजन ही रहेगा, और इसलिए वह हर एक पहेलियों का जवाब देते हुए कहती है कहीं तो वो तुम्हारा साजन तो नहीं, क्योंकि वो ऐसे ही पहेलियों को उसके सामने बोल देती है, और वो हर वक्त उसका आंसर जो है, उसका जवाब जो है वो अलग अलग होता है। और इस तरह से हमारी नायिका जो है वो सहेली के साथ पहेली खेल रही है। तो चलो हम देखते हैं किस तरह से वो अपने सहेली के साथ पहेली खेलती है। ओके, रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे, यह अचरज है सबसे न्यारा, ये सखी साजन ना सखी तारा। अभी नायिका अपनी सहेली से कह रही है, तुम्हें पता है वो रात के समय में मेरे घर आता है। रात यानी कि निशा, उसका समास शब्द कौन सा है, निशा। रात के समय, समय यानी कि वक्त, बेला, रात समय वह मेरे आवे यानी कि मेरे घर पर आता है। भोर भये, भोर का मतलब सुबह, तो यहाँ पे रात और भोर ये अपोजिट यानी कि विलोमार्थी शब्द है। भय का मतलब हो जाना, यानी कि जब सुबह होती है तो वो अपने घर चला जाता है। यह अचरज है सबसे न्यारा, ये आश्चर्य की बात है, अलग सी बात है। न्यारा का मतलब अलग, अनोखी बात है, क्योंकि वो रात के समय मेरे घर पर आता है और सुबह हो जाने के बाद अपने घर चला जाता है। ये अचरज की बात हुई ना, तो बता कौन है ये। तो उसकी सखी जो है वो कहती है, ये सखी साजन। बोलते हाँ, तुम्हारा साजन ही रहेगा, वो तुम्हारे पास रात के समय में आता है, तुम्हारे घर रहता होगा, और इस समय तुम बातचीत करते होंगे, और फिर ये अचरज की अनोखी बात है ना, और फिर वो चला जाता होगा, तो मुझे लगता है वो तुम्हारा साजन ही रहेगा। तो हमारी नायिका जो है उसे कहती है, ना सखी तारा, अरे नहीं रे, ये तो तारा है। अभी तारा के लिए यानी कि आसमान में जो सितारे चमकते हैं इसके लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि रात के समय में तारे आसमान में टिमटिमाते हैं और सुबह हो जाने के बाद वो अपने घर चले जाते हैं। वो तो अलग से है, हमें आकर्षित करते हैं, और इसलिए उसने कहा है कि ये तारे कैसे अलग से न्यारे हैं, प्यारे हैं। और इस तरह से उसने अपने बुद्धि का प्रयोग करके सामने वाली जो अपनी सहेली है
उसकी भी परीक्षा ली है। हाँ, तो देखो रात के समय वो आता है और सुबह उठकर चला जाता है। और ये अचरज की बात है कि वो बहुत अलग है। तो दूसरी सहेली कहती है, क्या वो तुम्हारा साजन है? तो नायिका कहती है, नहीं, ये तो आसमान का तारा है। आगे देखो, वह आवे तब शादी होय, उस दिन दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल। अभी नायिका अपने सहेली से कहती है, तुम्हें पता है कि वो शादी उसके बिना हो ही नहीं सकती है। जब शादी होती तभी वो आता है, और शादी के दिन उसके सिवा दूसरे किसी को महत्व ही नहीं है। दूजा यानी कि दूसरा कोई प्रिय नहीं होता। और इसके बोल जो है, उसकी बातचीत करने का तरीका जो है, वो बहुत मीठी लगती है। अभी वो अंदाज़ा यही करेगी ना, क्योंकि एक प्रेयसी जो रहती है वो अपने लवर के बारे में यही सोचेगी। और शादी के दिन तो तुम्हें पता होगा कि दूल्हा और दुल्हन दोनों को काफ़ी महत्व होते हैं, क्योंकि दोनों पर फोकस होता है ना ज़्यादा, दूल्हा और दुल्हन पर, क्योंकि वो मेन होते हैं ना, मेन पार्ट होते हैं। दूल्हा और दुल्हन नहीं रहेगी तो शादी कैसे होगी, समझे? तो इसलिए अभी वो कहती है देखो कि उसके बिना शादी नहीं हो सकती। हाँ, दूल्हा नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगी? और उसके सिवा दूसरा किसी को महत्व भी नहीं है। उस दिन सिर्फ और सिर्फ दूल्हे के बारे में सोचेंगे। और उसके बोल भी मीठे लगते हैं क्योंकि वो प्रिय है, और इसके लिए वो जो भी बातचीत करेंगे वो बातचीत हमेशा मीठी ही लगेगी। तो अभी ये जो दूसरी सखी है सोचती, हाँ ये तो साजन ही हो सकता है उसका, क्योंकि साजन के बिना शादी थोड़ी होगी। और वो इसलिए वो कहती है, ये सखी साजन। तो फिर भी वो हंसती हुई कहती है, ना सखी ढोल। तुम्हें पता है ना, ढोल नगारा। अभी हमारे इस नए ज़माने में हम लोग बैंड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे पहले के ज़माने में पारंपरिक ऐसी एक पद्धति थी या रीति रिवाज रूढ़ी थी कि कौन से जहाँ पे शादी रहेगी वहाँ पे ढोल और नगाड़े बजते थे। जोर जोर से ढोल बजते थे ताकि सबको पता चले कि गांव में शादी है, और कितने दिन पूर्व उनकी तैयारी की जाती थी। तो दूर से ही हम पहचान, जहाँ पे अगर ढोल बजने लगे तो गांव-गांव में चर्चा होती थी कि हाँ दूसरे गांव में शादी है। तो शादी के बिना ये अधूरा है, यानी कि जहाँ पे शादी होगी वहाँ तो ढोल होगा ही। और उसके जो वो ढोल की जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी लगती है ना। तुम्हें पता होगा हमारे यहाँ पे अगर किसी की शादी है तो बैंड जो बजते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि शादी में जाते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा लोग ये बैंड के प्रेमी होते हैं, जो वो सुरीले गीत जो वहाँ से निकलता है, जो सुनाई देते हैं, उसे सुनने के लिए वो तड़पते हैं, उनमें उसकी रुचि रहती है। तो उनके बोल भी बहुत मीठे लगते हैं, और इसलिए इसके अंदाज में नायिका बहुत होशियार है। इसके लिए उसने पूरा के पूरा उस तरह से बता दिया ताकि सामने वाली उसकी सहेली है ना, उसे ऐसा लगे कि ये कौन है, साजन है। लेकिन वो उसे फिर से कहती है कि तू हार गई है, ये साजन नहीं, ये ढोल है। आगे देखो, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, ये सखी साजन। अभी देखो, फिर से नायिका अपने सहेली से कहती है कि जब मैं बताती हूँ ना तब वो पानी लेकर आता है। पानी यानी कि जल, नीर, मेरे मन की तपन बुझावी। तपन का असली मतलब है गर्मी, लेकिन यहाँ पे हम गर्मी, मन की गर्मी नहीं बोलते हैं, मन की प्यास होती है। तो मेरे मन की प्यास बुझाता है। जब मैं मांगता हूँ तब वो जल लेके आता है और मेरे मन की प्यास जो है वो बुझा देता है। मन का भारी तन का छोटा। अभी उसका मन बहुत बड़ा है लेकिन तन छोटा है। देखो, तन जो है वो छोटा है या बड़ा है इससे कोई मायना नहीं रखता है, मन बड़ा होना चाहिए। तो वो कहती है कि देखो मेरा जो मुझे जब ऐसा लगे कि मुझे पानी चाहिए तो पानी लेके आता है, मेरे मन की प्यास बुझाता है तो वो दिखने में छोटा लेकिन मन का भारी है, मन का बहुत अच्छा है, सच्चा है। तो अभी ये तो उसके बारे में अपने जो लवर है उसका ही, यानी कि प्रियकर है उसका ही वो क्या करेगी, तारीफ करेगी। और इसलिए उसकी सहेली कहती है, हाँ ये तो तुम्हारा साजन ही हो सकता है। तो वो फिर से कहती है, ना सखी लोटा। अरे नहीं रे, वो तो लोटा है,
स्मॉल राउंड, पता है ना, मेटल पॉट रहता है, आपण मराठीमध्ये त्याला तांब्या म्हणतो, तांब्या. ओके. तो अभी देखो ये नायिका कितनी बुद्धिमान है ना कि हम लोटे में पानी लेके आते हैं. तुम्हें पता होगा जब हम धूप से आते हैं, कड़ी धूप होती है, या स्कूल से तुम लोग जब गर्मी के समय में घर लौटते हो तो पहले फ्रिज खोलते हो और पानी पीते हो. वो तो बोतल में रहती है, लेकिन पहले जब फ्रिज नहीं था तो लोटे में पानी पिया करते थे. तो लोटे में जो पानी रहता है वो पीने के बाद मन को ठंडक पहुंचती थी और मन शांत, प्यास बुझ जाती थी. वैसे दिखने में तो ये लोटा कैसा होता है, छोटा है, लेकिन उसके अंदर की जो जगह है वो मोटी है. तो कवि ने देखो किसी कल्पना की है कि वो मोटापन उसका मन बड़ा है. तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम कितने छोटे हैं, कितने नाटे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमारा मन कितना मोटा है, हमारा मन कितना भारी है, हमारा मन कितना बड़ा है, ये ज़्यादा मायने रखते हैं. इसलिए देखो लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री थे, वो तो नाटे थे, लेकिन उन्हें ईमानदारी की प्रतिमूर्ति कहा जाता है कि उनका कार्य बहुत बहुत ही सराहनीय योग्य था, यानी कि प्रशंसा लायक था. ओके. तो हमारा जो ऊंचा नीचा, हम लोग जो कितने लंबे हैं, कितने नाटे हैं, ये फ़र्क नहीं, ये मैटर नहीं करता है. तो हमारा मन कितना बड़ा है ये मैटर करता है. हाँ, तो हमें भी यहाँ से सीख मिलती है कि हमें भी लोटे की तरह हमारे मन को भी मोटा करना चाहिए. ओके. आगे देखो, बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागो तो कांटे खावे, व्याकुल हुई है हक्की बक्की, ये सखी साजन ना सखी मक्खी. अभी देखो ये क्या कहते, कवि नायिका है, बहुत सच्ची में बहुत होशियार है, बुद्धिमती है, और इसलिए वो क्या कहते हैं, देखो बेर बेर यानी कि बार बार. अभी ये शब्द युग्म है. बेर बेर सोवत ही जगावे यानी कि मैं सोती हूँ तो मुझे जगाता है. ना जागू तो कांटे खावे, अगर मैं जागती नहीं हूँ ना, मुझे बहुत नींद आई है, मैं गहरी नींद में हो तो मैं जागती नहीं, तो वो मुझे काटता है, खाता है. व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, मैं व्याकुल होना यानी कि परेशान होना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ. हक्की बक्की का मतलब आश्चर्य होना या भौचक्की, मुझे बहुत तंग करते हैं वो, लेकिन यहाँ पे ये शब्द सूट नहीं कर रहा है. तो देखो परेशान हो गई है. और अभी वो नायिका अपने सहेली से पूछती है, चलो बताओ कौन होगा वो. अभी उसे ऐसा ही लगता है कि हाँ, अभी देखो तू सोती है तो वो जगाता है. कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे प्रिय व्यक्ति के साथ हमें बातचीत करनी होती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं मुझे नींद आ रही है, और उसके कारण क्या हो जाता है कि जो सोया हुआ जो आदमी है उसके साथ बात करनी हो, जो अपनी होती है प्रिय व्यक्ति, हम उसे जगह जा रही, जग जाना, थोड़ी बहुत देर और बातें करेंगे, थोड़ी देर और बातें करेंगे. ऐसा होता है, घर में होता है, मम्मी पापा के साथ, तुम्हारे साथ ऐसा होता होगा. और फिर जगाते हैं. अगर नहीं तुम लोग जाग जाते तो हम उसे जरा सी थप्पड़ मार के उसे उठाने का प्रयास करते हैं. ओके. और हमें परेशान, वो जो आदमी वो परेशान करता है. तो अभी यहाँ पे नायिका कहती है कि वो क्या करता है, बार बार मैं सोती तो मुझे जगाता है, और अगर मैं ना जागूँ तो मुझे काटे और मुझे मारता है, और इसके लिए मैं बहुत परेशान हुई हूँ. तो अभी फिर से ये सखी कहती है, हाँ ये तो तुम्हारा साजन ही हो सकता है, और इसलिए वो कहती है ये सखी साजन. तो नायिका कहती है नहीं रे, ना सखी मक्खी, ये तो मक्खी है. ओके. एक्चुअली मॉस्किटोज, हाँ, मक्खी हमें काटती नहीं है, वो हमारे कानों में बैठती है, लेकिन एक दूसरी मक्खी जो होती है, जैसे हम मच्छर कहते हैं, हाँ, वो मच्छर जो है वो काटता है. हां, आपण मक्खी को आपण मराठीमध्ये माशी म्हणतो. माशी जे पावसाळ्यामध्ये खूप जास्त येतात आणि आपल्याला सतावतात, ते आपल्या अंगावर फक्त बसतात आणि मग काय होतं माहिती आहे का, आपल्याला ते कसं तरी वाटतं. ओके. लेकिन यहाँ पे कौन सी मक्खी का प्रयोग किया है, शायद मच्छर रहेगा. तो अभी देखो उन्होंने कहा है कि ये मक्खी है जो मुझे सताती है, सोने नहीं देती है और मुझे परेशान कर रही है. फिर से नायिका ने अपने सहेली को हरा दिया है. अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो, राम भजन बिना कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता. अभी देखो अति सुरंग, सुरंग ये उपसर्ग है या प्रत्यय है, ये उपसर्ग है या प्रत्यय है, उपसर्ग है. क्योंकि सु आगे लगा है, रंग पीछे है. अति सुरंग है रंग रंगीलो यानी अति सुंदर है, बहुत सुंदर रंगों वाला, रंगीला है ये. और गुणवंत है, गुणवंत यानी कि गुणवान है. बहुत चटकीलो, चटकीलो यानी कि चमकदार. हाँ, अपने गुणों से,
अपने गुणवंत स्वभाव से सबका मन लुभाने वाला ऐसा है। राम भजन बिन कभी न सोता। राम के भजन यानी कि राम का स्मरण किए बिना वो कभी सोता ही नहीं है। अभी बताओ वो कौन है? अपने सहेली से नायिका पूछ रही है कौन है, तो नायिका सोचती है कि देखो वो सुंदर है, गुणवंत है और ईश्वर का नाम स्मरण करता है। वो तो तुम्हें पता होगा ना कि हमारी प्रिय व्यक्ति की हम हमेशा तारीफ करते हैं। वो सांवला भी हो जाए तो भी हमें अच्छा लगता है, उसकी बातें मीठी मीठी लगती है, उनके साथ बैठने का मन करता है, हमेशा वो गुणवंत लगता है हमें, जो अपनी प्रिय व्यक्ति होती है। तो शायद सखी जो है उसे ऐसा लगता है कि हाँ ये अपने साजन की, खुद के साजन की तारीफ कर रही है कि वो अति रंगीला है, यानी कि रूपवान है, गुणवान है और वो ईश्वर का नाम स्मरण करता है, तो ये उसका साजन ही रहेगा। और इसलिए ये कहती है क्यों सखी साजन? तो फिर से हमारी नायिका हंसकर कहती है ना सखी तोता, ये तोता है, मेरा साजन नहीं है। अभी देखो ये तोता जो है उसके गुण, बहुत अच्छे गुण हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं कि देखो राम भजन करते बिना वो सोता नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमें ईश्वर का हमेशा नाम स्मरण करना चाहिए। अगर वो तोता होके, एक पक्षी होकर ईश्वर का नाम स्मरण करता है तो हम मनुष्य है। और अभी तो फिलहाल पता है कि हमारे आसपास का वातावरण बहुत भयानक है और इस कोरोना से हमें मुक्ति मिली है, या हमारे ईश्वर जो है हमारी रक्षा करता है, और इसलिए हमें सुबह शाम उसकी आराधना करनी चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। हमारे जब भी हमें समय मिले हमारे मुख पर ईश्वर का नाम होना चाहिए, ज़रूरी है हमारे लिए। ओके, तो ये हमें तोते से सीखना है। तोता कैसा है? रंगीला है, गुणवंत है और ईश्वर का भजन किए बिना सोता नहीं है। तो तुम्हें भी रात को जब तुम बेड पर जाओगे, सोने जाओगे, तब ईश्वर से कहना है कि थैंक यू, क्योंकि पूरा दिन तुम मेरे साथ था और मेरी रक्षा की है। सुबह भी बोलना है कि पूरे दिन भर हमारे साथ रहना और तुम्हारा आशीष हमारे पूरे कार्य पर रहे, ऐसी प्रार्थना, या पढ़ाई पर रहे, ऐसी प्रार्थना हमें करनी चाहिए। ओके, तो ये जो तोता है, वो तोता क्या करता है? भजन करता है। और फिर सहेली उसे कहती, नायिका उसे कहती है कि ये मेरा साजन नहीं है बल्कि तोता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ तक रुक जाती हूँ। उम्मीद है कि जो मैंने अभी जितने भी, मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 मुकरियाँ तुम्हें सिखाई है, उसका अर्थ तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा। देखो अभी कि तुम्हें जो मैंने यहाँ पे कृतियाँ तुम्हें दी है, उन सभी कृतियों को तुम्हें अपने नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है। तुम्हें पता है ना कि अभी मैं ज़ूम मीटिंग पर किसी की भी नोटबुक चेक करने के लिए पूछ सकती हूँ। तो तुम्हें क्या करना है? बी रेडी फॉर दैट। ओके, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।